तो आइए सुनते हैं अंजू शर्मा की कहानी समय रेखा। 6 बजने में बस आधा ही घंटा बाकी है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। पिक्चर निकल जाएगी जाने मन। मानव ने एकाएक पीछे से आकर मुझे बाहों में भरते हुए जोर से हिला दिया। बचपन से उसकी आदत थी, मैं जब जब क्षितिज को देखते हुए अपने ही ख्यालों में कहीं खो जाती, वो ऐसे ही मुझे अपनी दुनिया में लौटा लाता। उसका मुझे जाने मन कहना या बाहों में भरकर मेरा गाल चूम लेना किसी के मन में भी भ्रम उत्पन्न कर सकता था कि वो मेरा प्रेमी है। मेरी अपनी एक काल्पनिक दुनिया थी जिसमें खो जाने के लिए मैं हर पल बेताब रहती। ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में जब पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगती, शाम दबे पांव उस प्रेमिका की तरह मेरी बालकनी के मनी प्लांट्स को सहलाने लगती, जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए हर सजीव निर्जीव विषय को अपनी प्रतीक्षा में शामिल करना चाहती है। ऐसी शामों के धुंधलकों में मुझे खो जाने देने से बचाने की कवायद में तमाम बचकानी हरकतें करता। वो मेरे आंचल का एक सिरा थामे हुए ठीक मेरे पीछे रहता। ऐसा नहीं था कि वो उसकी अनाधिकार चेष्टा मात्र थी। कभी मैं भी उसकी हंसी में शामिल हो मुस्कुराती तो कभी कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए ऐतराज जताती। पर आज तंद्र भंग होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाओ ना मनु, आज मेरा मन नहीं है। मैंने निमाम दहोशी में फिर से अपनी दुनिया में लौट जाने के ख्याल से दहलीज से ही उसे लौटा देना चाहा। मेरी आवाज में छाई मदहोशी से उसका पुराना परिचय था। तुम्हारे मन के भरोसे रहूंगा तो कुंवारा ही रह जाऊंगा जाने मन। उसने फिर से मुझे दहलीज के उस ओर खींच लेने का प्रयास किया। शट अप मनु, जाओ अभी। मैंने लगभग झुंझलाते अपनी दुनिया का दरवाजा ठीक उसके मुंह पर बंद करने की एक और कोशिश की, और इस बार झुंझलाने की कृत्रिमता का तनिक भी अंश नहीं था। सचमुच पिक्चर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। यूं भी मानव की पसंद की ये चलताऊ फिल्में मुझे रास कहाँ आती थी। वो मुझे निरा अल्हड़ किशोर नजर आता है, जिसकी बचकानी हरकतें कभी होठों पर मुस्कान बिखेर देती तो कभी खींच पैदा करती है। ये और बात है कि हम उम्र थे। उसकी शरारतें मेरे जीवन का अटूट हिस्सा थी, किताबों, सपनों और माँ की तरह। उठो अवनी, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। उसने कोशिशें बंद करना सीखा ही कहाँ था। ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने झटके से उसकी बाह पकड़ी और खुद को उसे दरवाजे की ओर धकेलते हुए जोर से कहते सुना, जाओ मानव, सुना नहीं तुमने? नहीं जाना है मुझे कहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ प्लीज। मैंने पहले कभी ऐसा किया भी तो नहीं था। मेरी लरजती आवाज की दिशा में ताकता वो चुपचाप कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अजीब बात थी कि उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल चाह रहा था कि वो बाहों में भरकर छीन ले मुझे इस मदहोशी से, पर वो चला गया और मैं रफ्ता रफ्ता एक गहरी खामोशी में डूबती चली गई। कभी कभी लगता है हम दोनों एक समय रेखा पर खड़े हैं। मैं 25 पर खड़ी हूँ और अनिरुद्ध 45 पर। मैं हर कदम पर साल गिनते हुए अनिरुद्ध की ओर बढ़ रही हूँ और वे एक एक कदम गिनते हुए मेरी दिशा की ओर लौट रहे हैं। ठीक 10 कदमों के बाद हम दोनों साथ खड़े हैं। कहीं कोई फर्क नहीं अब, ना समय का और ना आयु का। इस खेल का मैं मन ही मन भरपूर आनंद लेती हूँ। काश कि असल जीवन में भी यह फर्क ऐसे ही 10 कदमों में खत्म हो जाता, पर मैं तो जाने कब से चले जा रही हूँ और ये फर्क है कि मिटता ही नहीं। कभी कभी 20 साल का ये फासला इतना लंबा प्रतीत होता है कि लगता है मेरा पूरा जन्म इस फासले को तय करने में ही बीत जाएगा। मार्था शरारत से मुस्कुराते हुए बताती है, मार्क ट्वेन ने कहा था, उम्र कोई विषय होने की बजाय दिमाग की उपज है। अगर आप इस पर ज्यादा सोचते हैं तो ये मायने भी नहीं रखती। मैं खिलखिलाकर हंस देती हूँ।
हंसी के उजले फूल पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। मार्था भी ना गोर्की की एक कहानी के पात्र निकोलाई पेत्रोविच की तरह जाने कहाँ कहाँ से ऐसे कोड ढूंढ लाती है। शायद यही वे क्षण होते हैं जब मैं खुलकर हंसती हूँ। घर में तो हमेशा एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है। उस चुप्पी के आवरण में मेरी उम्र जैसे कुछ और बढ़ जाती है। तब मैं और मेरी मुस्कान दोनों जैसे मुरझा से जाते हैं। 25 की उम्र में मैं अपने ही सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली अपनी हमउम्र लड़कियों से कुछ ज्यादा ही बड़ी हूँ, और 45 की उम्र में अनिरुद्ध कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है। अपनी किताबों पर बात करते हुए वे अक्सर उम्र के उस पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं जब वे मुझे बेहद करीब लगते हैं। उनकी आंखों की चमक और उत्साह की रोशनी में ये फासला मालूम नहीं कहाँ खो जाता है। मुझे लगता है जब वो मेरे साथ होते हैं तब हम होते हैं। उम्र के उन सालों का अंतर तो मुझे लोगों के चेहरों, विद्रूप मुस्कानों और माँ की चिंताओं में ही नजर आता है। उफ, मैं चाहती हूँ ये चेहरे ओझल हो जाए। मैं नजर घुमाकर इनकी जद से दूर निकल जाती हूँ, पर माँ, बचपन में माँ ने किताबों से दोस्ती करा दी थी। माँ की पीएचडी और मेरा प्राइमरी स्कूल, किताबों का साथ हम दोनों को घेर लेता। माँ अपने स्कूल से लौटते ही मुझे खाना खिलाकर अपना काम निपटा कर शाम को किताबों में खो जाती और मुझे भी कोई कहानियों की किताब थमा देती। किताबों ने ही अनिरुद्ध से मिलाया था। लाइब्रेरी के कोने में अक्सर वे किताबें लिए बैठे मिलते। एक संदर्भ पर दुनिया जहान की किताबें निकाल निकाल कर थमा देते। मेरे शोध में मुझे जो मदद चाहिए थी वो भी उनसे मिली। फिर पता ही नहीं चला कब वे मेरी दुनिया में प्रवेश पा गए। जहाँ मैं थी, सपने थे, किताबें थी, अब अनिरुद्ध थे। उनसे जुड़ी तमाम फैंटेसियाँ भी थी। वो लाइब्रेरी में मुझे किसी पन्ने को थामे कुछ समझा रहे होते और मैं उनके कंधे पर सर रखे एक पहाड़ी सड़क पर धीमे धीमे चल रही होती। अब मैं सोते जागते हर पल अनिरुद्ध के साथ रहने को मजबूर थी। मेरे कल्पना लोक का विस्तार मेरी नींदों के क्षेत्र में भी अतिक्रमण कर चुका था। मार्था के पास इससे संबंधित कोड भी है। वो गंभीर मुद्रा में दीवार ताकते हुए कहती है, फ्राइड के अनुसार स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं होती। वो कहती है, स्वप्न हमारी इच्छा का ही सृजन होते हैं और गहन इच्छाओं का परिणाम। मन एक और संसार गढ़ता है, हम स्वप्न संसार के पात्र होते हैं। स्वप्न संसार मजेदार है अवनी। कभी खूबसूरत वन उपवन तो कभी सूखे पेड़, कभी मीलों तक फैली खामोशियां तो कभी कोलाहल से भरे कहकहे। मैं एक सोच का सिरा थाम रही हूँ। वे कौन सी इच्छाएं रही होंगी जिन्होंने मेरे और अनिरुद्ध के बीच पसरे तमाम सालों के सफर पर जाना तय किया होगा। मेरी विदुषी सहेली के पास इसका उत्तर भी है। वो कहती है, मैं अनिरुद्ध में अपने पिता को ढूंढती हूँ जिन्हें मैंने अपने जन्म से पहले ही खो दिया था। माँ ने अकेले माँ से पिता बनते हुए पिता की गंभीरता, उनकी कठोरता को ओढ़ लेना चाहा, जिसकी कोशिश में उनके हाथों से कब वात्सल्य की कोमलता फिसलती गई ये वो भी ना जान सकी। वे ना पूरी माँ बन पाई और ना ही पिता। उनके भीतर सदा एक द्वंद्व चलता रहा। उनके भीतर की माँ कभी पिता पर हावी हो जाती और कभी पिता माँ पर। इन दोनों में संतुलन बिठाने की कोशिश में निढाल हुई माँ को किताबों में निजात मिलती। व्हाट रबिश, तुम कुछ भी बोलती हो मार्था। नहीं अवनी, ये सच है। अनिरुद्ध सर का साथ और स्नेह तुम्हारे अधूरेपन को पूरा करता है। तुम्हारे अवचेतन में कहीं ना कहीं पिता की कमी रही जो तुम्हें उनके साथ में निहित दिखती है। इस मैं दिसंबर रोमांस में यही सबसे बड़ी रीजनिंग है अवनी। और मानव, कहो ना मार्था, तब मानव का मेरे जीवन पर क्या स्थान है? वो तुम्हारे भीतर की स्त्री को संतुष्ट करता है,
जिसे स्नेह नहीं प्रेम चाहिए। देह की अपनी भाषाएं हैं अवनी, और अपनी इच्छाएं। राग रंग स्पर्श छुअन चुंबन मनुहार और भी बहुत कुछ। उफ, बस करो, तुम्हारा फ्राइड मुझे जरा भी नहीं भाता। मार्था जा रही है और मैं लौट रही हूँ, इस बार राग रंग स्पर्श छुअन चुंबन मनुहार की दुनिया में। बालकनी में ठंडी हवा के झोंके में सिमटते हुए याद आया 2 दिन से ना तो मानव आया था और ना ही उसका फोन। उस शाम मुझे फालतू की बचकानी पिक्चर देखनी पड़ी। बड़े से मैदान में 50 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ पीटी करते मानव के नायक नायिका जाने किस दुनिया के बाशिंदे थे। उसके पास बारिश में भीगती नायिका थी, 20 गुंडों से डिशम डिशम करता नायक था, फूहड़ कॉमेडी वाले सीन थे, और मेरे पास था उसका स्पर्श। कल लाइब्रेरी जाकर मैं भी मार्था के फ्राइड को एक बार पढ़ने का सोच रही थी, पर बिना मार्था को बताए। कॉफी टेबल की दूसरी ओर बैठे अनिरुद्ध आज बहुत दूर नजर आ रहे थे। उन्हें 15 दिन के लिए विदेश जाना था। अपनी इस यात्रा को लेकर वे बेहद उत्साहित थे। विदेश में उनकी किताब के विदेशी अनुवाद का ये कार्यक्रम था। किताबों के अतिरिक्त बहुत कम बोलने वाले अनिरुद्ध आज धारा प्रवाह बात कर रहे थे। उनकी किताब, उनका उत्साह, उनकी योजनाएं, विदेशी प्रशंसक, उनके आयोजक और मैं कहाँ हूँ अनिरुद्ध? अजीब सा मन था मेरा उस दिन। अनिरुद्ध के दूर जाने की कल्पना बेचैन किए हुए थी। मार्था के शब्द जैसे मेरे चारों ओर कोलाज बना रहे थे। राग रंग स्पर्श छुअन चुंबन मनुहार और भी बहुत कुछ। देह की भाषा सुनने की कोशिश में मैंने अनायास ही उसका हाथ थामना चाहा। उन्होंने चारों ओर देखते हुए एकाएक मुझे झटक दिया। बिहेव अवनी, क्या हुआ तुम्हें? बच्ची मत बनो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहला अवसर था जब मैं भूल गई थी कि हम शहर के एक व्यस्ततम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मैं सदा देह की भाषा भूलती आई थी। मार्था कहती है कि देह की अपनी भाषा है और अपनी इच्छाएं। अनिरुद्ध ने तो दुनिया जहान की किताबें पढ़ी है, क्या उन्हें देह की भाषा पढ़नी नहीं आती? उन्होंने कितने शब्दों को आकार दिया, पर कुछ शब्द अभी भी उनसे छूट गए और मैं उन्हीं शब्दों को पैरहन बनाकर ओढ़ लेना चाहती हूँ। मुझे याद है अभी तक वो शाम, कितने करीब थे हम, इतना करीब कि उनके कंधे पर सर रखे मैं उनकी देह के स्पंदन को अपनी देह में स्थानांतरित होता महसूस कर पा रही थी। वे मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। पता नहीं क्यों उन जर्द आंखों में मुझे राग रंग स्पर्श छुअन चुंबन मनुहार और भी बहुत कुछ दिखने लगा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था। मैंने हौले से उनकी आंखें बंद कर ली। मेरी सांसें मानो थम सी गई थी। उनकी सांसों के थिरकन से मैंने जाना। मेरे करीब आते हुए वो झुके कांपते हाथों से मेरे चेहरे को थामना चाह रहे थे, फिर रुक गए। मेरे माथे पर एक हल्का सा स्पर्श हुआ और मेरी आंखें खुलने से पहले ही वे कमरे से बाहर चले गए। कल अनिरुद्ध की फ्लाइट थी। उनके जाने के बाद मैं कब से बालकनी में बैठी उनके ही बारे में सोच रही हूँ। जहाँ एक और अनिरुद्ध की मैच्योरिटी, उनकी गंभीरता, उनका संतुलित व्यवहार मुझे खींचता है, जिसे मैं अपने आसपास के लोगों में देखने को तरस जाती हूँ। वहीं अनिरुद्ध को कभी कभी मुझ में बचपना नजर आता है। नजर घुमाती हूँ तो वहीं कुछ दूर मानव है। उसकी हरकतें, उसका अतिरिक्त उत्साह, चीज़ों और बातों को गंभीरता से ना लेने की उसकी आदतें बचकानी लगती है। उसके लिए जीवन सेलिब्रेशन है, मस्ती है, नशा है,
जिसे वो मेरा हाथ थाम कर जी भर कर जी लेना चाहता है, वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर पाता है, बिल्कुल अलग और काफ़ी हद तक बोरिंग। तब तब वो क्या है जो मुझे अनिरुद्ध से और मानव को मुझसे बांधे रखता है? अपनी स्थिति को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बचपन से ही जिस गंभीरता के आवरण से लिपटी हुई हूँ, जाने क्यों कभी कभी किन्हीं खास क्षणों में छिजने लगता है। मैं उसे उतार फेंकना चाहती हूँ, जोर से खिलखिलाकर हंसना चाहती हूँ, अपनी बाहें फैलाकर किसी को पुकारना चाहती हूँ। कौन होगा जिसने प्रेम नहीं किया होगा? लोग जाने कितने कारणों से प्रेम में पड़ते हैं, पर ये भी सच है, सभी को बदले में प्रेम ही चाहिए होता है। उतना ही प्रेम, वैसा ही प्रेम, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। कुछ भी तो नहीं। आज मैं फिर समय रेखा पर हूँ। पता नहीं क्यों इस बार समय रेखा पर हम तीनों थे। 25 पर मानव, उससे 10 कदम दूर 35 पर मैं और मुझसे 10 कदम दूर 45 पर अनिरुद्ध खड़े थे। मुझे 10 कदम बढ़ाने थे, पर किस दिशा में? मुझे मानव की ओर लौटना था या अनिरुद्ध की ओर बढ़ना था? देह की भाषा सुननी थी या मन की आवाज? वहीं कुछ दूर माँ खड़ी है, ठीक मेरे कदमों पर नजर गड़ाए। मेरे कदम डगमगा रहे हैं। मैं गिरना नहीं चाहती। हाँ, मुझे थाम लो माँ। मानव के जन्मदिन पर इस बार मैंने कुछ किताबें दी हैं। वो रैपर खोलता हुआ हैरानी से मेरी ओर देख रहा है। उसे उस पैकेट में मनपसंद ब्रांड के शर्ट, बूट, उसका फेवरेट परफ्यूम, उसकी तस्वीर से सजा कॉफ़ी मग, पसंद का म्यूज़िक एल्बम या ऐसा ही कुछ पाने की उम्मीद रही होगी। मैंने उदासी से किताबें उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दी। क्या हुआ है मुझे? कभी मन चाहता है मानव मेरे साथ लाइब्रेरी में वक्त बिताए या हम दोनों बालकनी में बैठकर खामोशी सफनी सुने। और कभी चाहती हूँ अनिरुद्ध पीछे से आकर अचानक मुझे बाहों में भींचते हुए जाने मन कहे मेरा गाल चूम ले। कल अनिरुद्ध की मेल आई थी। वे अब जर्मनी से लंदन चले गए हैं। बालकनी में तेज बर्फीली हवा चल रही है। मनी प्लांट अब कांप रहे हैं। मैं गोवा गई मार्था से पूछना चाहती हूँ। पूछो अपने फ्राइड से, स्वप्न नहीं सपनों की दुनिया के मुहाने पर खड़े इंसान के लिए कौन सा रास्ता बचा है? तुम्हारे फ्राइड का लिविडो अधूरा है मार्था। उन सपनों का क्या जो पूरे होने के लिए बने हैं? यही मन आज आकांक्षा, इच्छा की सीमा के पार जाकर भविष्य के भी दृश्य देखना चाहता है। उनमें अपनी इच्छाओं की स्थापना देखना चाहता है, स्वप्नों की परिणति चाहता है। तुमने ही तो कहा था मन तो काल के भीतर है ना। वो काल के तीनों आयामों में आवाजाही करता है। भूत में जाता है तो स्मृति और भविष्य में जाता है तो आकांक्षा। मैं स्मृतियों को जीते हुए उबने लगी हूँ मार्था। अब स्मृतियों को नहीं, सपनों को नहीं, अपनी आकांक्षाओं को जीना चाहती हूँ, भरपूर जीना चाहती हूँ। मेरे पास स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ हैं और आकांक्षाओं के सिरे छूटने लगे हैं। अपने आज के इस आधे अधूरे सच को लेकर मैं किसके पास जाऊं? मार्था के भेजे कुछ रोते हुए उदास स्माइली मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चमक कर मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं। मेरी दुविधा का उत्तर शायद उनके पास भी नहीं। रात पता नहीं कल कब आंखें बंद हो गई। सुबह माथे पर गीले से ठंडे से स्पर्श से आंख खुली तो पाया मेरा सिर बुखार से तप रहा है। मानो मेरे सिर पर गीली पट्टी रख रहा है और माँ नाश्ते की ट्रे और दवा लिए खड़ी है। मैं समझ गई थी कि माँ ने ही मानव को कॉल किया होगा और वो कुछ मिनटों में ही ऑफिस के बजाय यहाँ होगा। अब माँ आश्वस्त है।
मानव के इशारे पर मुझे उसकी देखरेख में छोड़कर वे स्कूल जा रही है। उनके साथ ही मैं मानव के भीतर के उस बच्चे को भी जाता देख रही हूँ। उसके हाथ से नाश्ता करते हुए मैं एक बार फिर उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा रही हूँ। थर्मामीटर ट्रे में रखकर मानव ने मुझे दवा दी। नैपकिन से मेरा मुंह साफ किया और हाथ के सहारे से बिस्तर पर लेटा दिया और हौले से मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा है। अब ये जो मेरे हाथ में है, ये मानव का हाथ नहीं है, स्मृतियां नहीं है, सपने भी नहीं हैं। ये मेरी आकांक्षाओं के सिरे हैं। मैंने उन्हें कस कर थाम लिया है। आज समय रेखा पर मेरे पांव डगमगा नहीं रहे हैं। मैं आंखें बंद कर 10 कदम गिन रही हूँ और जानती हूँ वे किस दिशा में होंगे।